नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी की कानून व्यवस्था पर भड़की प्रियंका गांधी, जंगल राज है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं, कांग्रेस चलाएगी कैंपेन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, अपराधियों, सत्ताधारी नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। सत्ता संरक्षण ने अपराधियों को मनोबल बढ़ाया है। प्रियंका गांधी के कार्यालय ने कहा कि कांग्रेस यूपी में जंगल राज पर अभियान चलाएगी। बढ़ते अपराध और जंगल राज के खिलाफ हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यूपी में कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी। जंगल राज के खिलाफ कल फेसबुक लाइव होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बढ़ते अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों से गुहार भी लगाएगी। कांग्रेस की प्रदेशवासियों से अपील है कि बढ़ते अपराध के खिलाफ अपना संदेश ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के जरिए पोस्ट करें। कांग्रेस लोगों से गुहार लगाएगी कि अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो वह चिट्ठी लिखकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को एवं अन्य कांग्रेस नेताओं को दे। इन सभी चिट्ठियों और शिकायतों को इकट्ठा करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं NHRC को देगी। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने शनिवार को बैठक की। यूपी में बढ़ते अपराध और जंगल राज पर गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस बीजेपी सरकार में पनप रहे राजनेता अपराधी गठजोड़ का भंडाफोड़ करेगी और बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं जंगल राज के खिलाफ अभियान चलाएगी। कांग्रेस ने कहा कि वह अपराधियों और उनको संरक्षण देने वाले सत्ताधारी नेताओं को बेनकाब करेगी। आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी का सीएम योगी पर हमला, बोले ठोक देंगे, नीति फेल, कानून को बंदूक से नहीं दबा सकते। जी हां दोस्तों, कानपुर मुठभेड़ को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह राजनीतिक विफलता थी। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम जिम्मेदार हैं। आप नियम कानून को बंदूक से दबा नहीं सकते। हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। ओवैसी ने कहा कि राज्य ने उनके जैसा बनकर हत्यारों और अपराधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की है। राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि ये मामला सीएम योगी के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती है, जिसकी ठोक देंगे नीति अपराध को कम करने में विफल रही। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई और सजा से न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। विकास दुबे फरार है। STF समेत कई टीमें विकास दुबे की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस पकड़ से दूर है। इससे पहले ओवैसी ने PM के लेह दौरे को लेकर तंज कसा था। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री, अच्छा हुआ कि आप आज हमारे जवानों से मिलने तो चले गए और जख्मी जवानों से मुलाकात भी कर ली। इससे उनका हौसला तो बढ़ेगा। यहाँ चौकीदार कह रहे हैं न घुसाया है न घुसाया है। ओवैसी ने कहा, वह कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, लेकिन किसे? चीन का नाम लेने में इतनी झिझक क्यों? लेह में आज के शो से साबित होता है दुश्मन घर में घुसकर बैठा है। क्या चौकीदार को पता है कि हम मौजूदा युद्ध भंडार के सहारे केवल 12 दिनों के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध को बनाए रख सकते हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या पर कांग्रेस के सवाल, जाएगी कोर्ट। जी हां दोस्तों, शिवराज ने फिर से कानून का उल्लंघन किया। विवेक तनखा, कांग्रेस इस गैर कानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी। मध्य प्रदेश में गुरुवार को हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, संविधान का उल्लंघन करते हुए नियमों के विरुद्ध ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ पार्टी जल्द ही कोर्ट जाएगी। दरअसल गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कानून का उल्लंघन किया है। पहले तो उन्होंने बिना कैबिनेट के सरकार चलाई और जब राष्ट्रपति से शिकायत की तो 5 मंत्री बनाए, जो 12 से कम थे। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाकर कानून को तोड़ा है और कांग्रेस इस गैर कानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने बताया है कि मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस के आरोप में कोई
कोई संवैधानिक दम नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के 91 संशोधन 2003 के अनुसार सदन की कुल संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। सदन की वर्तमान सदस्य संख्या का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कुल संख्या 230 है और इसके 15% के हिसाब से मध्य प्रदेश में कैबिनेट सदस्यों की संख्या 34 तक हो सकती है और फिलहाल शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की यही संख्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बचाव, बिहार चुनाव में छड़ी से ईवीएम का बटन दबाएंगे वोटर, खादी का मास्क मिलेगा। जी हां दोस्तों, लकड़ी की छड़, खादी मास्क ये उन वोटर्स के लिए प्रयोग किए जाएंगे जो बिहार चुनावों के दौरान वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आएंगे। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। यह जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने दी। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में कोरोना वायरस के मरीज और वे जो 65 वर्ष की आयु से ज्यादा हैं, उन्हें घर से ही वोट डालने या पोस्टल बैलेट का प्रयोग की अनुमति होगी। श्रीनिवास ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि जो लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाना चुनेंगे, उन्हें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तौर पर छोटी लकड़ी की डंडियां दी जाएंगी, जिससे वे ईवीएम की बटन को दबा सकेंगे। उन्होंने अखबार को यह भी बताया कि अगर कोई वोटर मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें मुफ्त में एक 3 प्लाई खादी मास्क चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा। हाथ धोने के उपयुक्त इंतजाम किए जाएंगे और बैक्टीरिया रोधी हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी एक बार में एक पोलिंग बूथ पर 1000 लोगों को जाने की अनुमति देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। श्रीनिवास ने कहा कि बिहार में 45% नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिन्हें मतदाता सूची के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक 1000 लोगों पर कम से कम एक बूथ का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इस बिल का पंजाब समेत कई राज्य कर रहे कड़ा विरोध, आर्थिक और सियासी गणित बिगड़ने का खतरा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2020 पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह के साथ राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में कई प्रदेशों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे नए बिजली विधेयक का तीखा विरोध किया। विरोध करने वालों में पंजाब, राजस्थान, केरल, झारखंड, तेलंगाना के साथ अन्य कुछ राज्य भी शुमार है। पंजाब के तीखे तेवर देखकर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने कहा कि वह यथाशीघ्र पंजाब का दौरा करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री को 2 टूक कहा कि खेती मोटरों, ट्यूबवेलों को दी जा रही सब्सिडी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और सूबे में मौजूदा सब्सिडी प्रणाली कायम रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार पहले राज्य के ढांचागत प्रबंधों की समीक्षा करे। अगर केंद्र का कोई सुझाव माकूल लगा तो उस पर गौर किया जाएगा। नए संशोधन के जरिए जबरन कुछ न थोपा जाए। गौरतलब है कि बिजली संशोधन बिल 2020 लागू होता है तो किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली सुविधा बंद हो जाएगी और एवज में सरकार किसानों के खातों में सब्सिडी भेजेगी। पंजाब में इस प्रस्तावित बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। किसान संगठन, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी दल और राज्य सरकार इस फार्मूले को विरोध में है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में पंजाब के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि संघीय ढांचे के लिए बिजली संशोधन बिल बेहद नुकसानदेह है और यह राज्यों की शक्तियां कम करने वाला कदम है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने कहा कि वह इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए यथाशीघ्र पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब सरकार ने यह दलील भी रखी कि बिजली रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है, जबकि नया बिजली संशोधन विधेयक राज्यों से यह अधिकार छीनने का भी एक कवायद है। राज्य के प्रतिनिधियों ने कहा कि क्रॉस सब्सिडी का खात्मा पंजाब के लिए नागवार है। नए बिल से टैरिफ की मार पड़ेगी। जानकारी के अनुसार बैठक में आधा दर्जन के करीब राज्यों ने प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2020 का कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान प्रदत्त संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताया। कहा जा रहा है कि अगर बिजली संशोधन विधेयक 2020 जस का तस लागू हो जाता है तो पंजाब का आर्थिक और सियासी गणित भी एकदम बिगड़ जाएगा। नए बिल के लागू होने की सूरत में किसान खेती, ट्यूबवेलों के बिल खुद भरेंगे और सरकार सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डालेगी। आशंकाओं के मद्देनजर पंजाब सरकार कुछ महीने पहले खेती सब्सिडी सीधे खातों में डालने की केंद्रीय तजवीज को रद्द कर चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही बिजली संशोधन विधेयक 2020 का तार्किक विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक, चुनाव से जुड़ा लिया फीडबैक।
जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बात की। राहुल गांधी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मीटिंग में शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र सिंह राठौर, अजय कपूर, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, निखिल कुमार समेत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार समिति से जुड़े सदस्य शामिल हुए। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से बिहार चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की। कांग्रेस की मीटिंग के बाद निखिल कुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सभी नेताओं से फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर बहुत हद तक कांग्रेस की नीति स्पष्ट हो चुकी है। अगली बैठक में गठबंधन और सीटों को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल एनडीए में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच भी बैठकों का दौर लगातार शुरू हो गया है। संभवतः अगस्त तक महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन में विधानसभा चुनावों में सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पटना में कांवड़ यात्रा पर रोक, 4 अगस्त तक शिव मंदिर रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस, पटना में नहीं खुलेंगे शिव मंदिर, 4 अगस्त तक रोक। बिहार में कोरोना वायरस का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी पटना भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावन के महीने में शिव मंदिरों में उमड़ने वाली अपार भीड़ को रोकने के लिए मंदिरों को बंद करने का फैसला किया है। पटना जिले में जितने भी शिव मंदिर है और जहाँ सावन में मेला, जिलाभिषेक और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, ऐसे सभी मंदिरों को जिला प्रशासन ने 4 अगस्त तक बंद कर दिया है। इसको लेकर दिशा निर्देश बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया। 6 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए पटना के तमाम शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसे में पटना डीएम कुमार रवि ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण और इसके फैलाव को रोकने के मकसद से सभी शिव मंदिरों को 4 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। पटना डीएम ने सभी बड़े शिव मंदिरों पर सावन माह के दौरान पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी सस्पेंड, विकास दुबे से मिलीभगत का आरोप। जी हां दोस्तों, कानपुर गोलीकांड मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस से ही जुड़े कुछ अफसरों ने अपराधी वित्त पुलिस की जाँच में चौबेपुर के थानाध्यक्ष और कुछ दूसरे सिपाहियों का नाम आया था। विनय तिवारी चौबेपुर के थानाध्यक्ष हैं। इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी, बोले चीनी घुसपैठ पर लद्दाख वासियों से बात को नजरअंदाज नहीं करें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देशभक्त लद्दाख वासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, देशभक्त लद्दाख वासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे आगाह कर रहे हैं, उनकी बात की उपेक्षा करने की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा, कृपया भारत की खातिर उन्हें सुनिए। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबिक कई लद्दाख वासियों ने कहा है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। गौरतलब है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कई हफ्तों से गतिरोध चल रहा है। गत 15-16 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीनी पक्ष को भी नुकसान होने की खबरें हैं। केंद्र सरकार पर राहुल का हमला जारी। आपको बता दें कि राहुल गांधी चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें लद्दाख के लोग चीन द्वारा देश की जमीन कब्जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा, लद्दाखी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, प्रधानमंत्री कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। बता दें कि हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया सोनिया के ओबीसी कोटे की मांग का समर्थन।
जी हां दोस्तों, सोनिया ने पत्र लिख ओबीसी छात्रों के लिए कोटा की मांग की। सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई अहम। राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यों के मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट्स में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। अब राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई अहम है। मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों के मेडिकल और डेंटल सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की कांग्रेस अध्यक्ष की मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरे जा रहे सीटों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण से इनकार किए जाने से मसले पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सीट आरक्षित है। हालांकि ओबीसी छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा की व्यवस्था केंद्रीय संस्थानों में प्रतिबंधित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम हुआ ठंडा, अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में होनी है भारी बारिश। मौसमी पूर्वानुमान जारी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जारी भयंकर गर्मी से जल्द देश भर के लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि कई जगह जमकर बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों के शहरों में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। अब ऐसे कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में कई शहरों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश भर का मौसमी पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि अगले 2 घंटे के दौरान चंदौसी, बदायूं, बरेली के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ आंधी आएगी। इससे पहले मौसम विभाग ने मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, चंदौसी, नरौरा, सहसवान, एटा, बदायूं में गरज के साथ बारिश होने की बात कही थी। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी अगले घंटे बारिश होने की संभावना जताई थी। इनमें लोहारू, महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर, मेरठ, संभल, चंदौसी, नरौरा और सहसवान थे, जहां बताया गया था कि जिलों और इनके आसपास के इलाकों में बारिश के साथ आंधी चलेगी। वहीं गुजरात साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी आज यानी शनिवार भारी बारिश होने की संभावना है। मेट विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिजली, आंधी और हवाओं के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र तट पर और बंगाल की केंद्रीय खाड़ी के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि जिन इलाकों में अलर्ट जारी हुए हैं वहां समुद्र के आसपास ना जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थरूर ने इशारों में साधा पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट की बशीर बद्र की शायरी। जी हां दोस्तों, शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखी बशीर बद्र की शायरी के जरिए पीएम मोदी पर साधा थरूर ने निशाना। कोरोना संकट और चीन संग सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिना नाम लिए ही इशारों में सब कुछ कह देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने मशहूर शायर बशीर बद्र की कुछ लाइनें ट्वीट की, पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। बता दें कि थरूर ने अपने ट्वीट में कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर उनके ट्वीट का समय देखें तो वह उनके इशारे साफ कर देता है। इशारों में शशि थरूर का पीएम मोदी पर हमला, कहा स्वस्तुति में लीन। शशि थरूर ने यह भी ट्वीट शुक्रवार को सुबह 11 बजे के करीब किया था, जब पीएम मोदी लेह दौरे पर थे। थरूर ने ट्वीट में लिखा है, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, बशीर बद्र। इसके साथ ही शशि थरूर की तरफ से एक और संकेत दिया गया है ताकि लोग समझ जाएं कि वे यह बात पीएम मोदी को लेकर ही रख रहे हैं। दरअसल 30 जून को पीएम मोदी के राष्ट्र के संबोधन के बाद भी थरूर ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था। उस ट्वीट को थरूर ने आज अपने नए ट्वीट के साथ ही रीट्वीट किया है। कांग्रेस का फिर हमला, पूछा मजबूत भारत के पीएम को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों। उस वक्त भी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा प्रधानमंत्री पर ही था। थरूर ने ट्वीट में लिखा था,
जब देखो तुम उसको वो स्वस्तुति में लीन है, घंटों बतिया सकता है वो, बातों का शौकीन है, बूझो तो जाने। बता दें कि थरूर इससे पहले भी कई बार इशारे में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी, सलाहकार समिति के साथ बैठक, नेताओं ने कहा ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सलाहकार समिति के साथ लंबी बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इस दफे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। राहुल गांधी की बैठक। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस की सलाहकार समिति के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर लंबी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने विस्तार से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से की जा रही तैयारी पर चर्चा की। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वकालत। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि राहुल गांधी के समक्ष बिहार के कांग्रेसियों ने ये मांग रखी कि बिहार में इस दफे कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बिहार कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के जीतने की संभावना बेहतर है, लिहाजा पार्टी को ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहिए। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि इससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। महागठबंधन में सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा पहले होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में देरी और गलत सीट बंटवारे के कारण भी महागठबंधन को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकती है कांग्रेस। 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन ने अभी ये तय नहीं किया कि उनका नेता कौन होगा। यानी गोहिल ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया था। आज की बैठक में कांग्रेसी नेताओं का मूड यही था। वहीं कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा सीट मांग रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा था कि बिहार में आरजेडी को महागठबंधन चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना होगा। कांग्रेस का ये स्टैंड तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।